37.2350 degree north latitude and 115.8111 degree west longitude। क्या है ये? ये है कोऑर्डिनेट्स अमेरिका के एक स्टेट नेवाडा के सदर्न पार्ट के एरिया के। ये है कोऑर्डिनेट्स एरिया 51 के, एक ऐसी जगह जो कि अमेरिकन एयरफोर्स बेस है, एक ऐसी जगह जहां अमेरिका के जेट्स, प्लेन्स और उसकी मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं, एक ऐसी जगह जहां यूएफओ साइटिंग होती है, जहां क्रैश्ड यूएफओ सैटेलाइट पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर इन यूएफओस की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करी जाती है। आई एम श्योर कि यही सब कुछ जो है आपने बातें सुनी होंगी एरिया 51 के बारे में, यही सब कुछ बातें बताई जाती होंगी एरिया 51 के बारे में। तो क्या राज छुपा है एरिया 51 की मिस्ट्री के पीछे? क्या सच में बस ये कोई मिलिट्री बेस है, या यहाँ पर एलियन क्राफ्ट क्रैश किया है जिस पे रिसर्च हो रही है, या कोई इससे भी बड़ी मिस्ट्री, कोई इससे भी बड़ा राज छुपा है इस रेगिस्तान के बीच में बसे इस एरिया 51 में? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एरिया 51 की मिस्ट्रीज को, और इस वीडियो के बेसिस पे आप सब अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। I was approaching a country of Earth called the United States of America. The U.S. military was secretly studying alien technology out in the Nevada desert near a base that is now very well known all over the world, Area 51. So Area 51 was this secret test base where the CIA was running spy plane programs. In the gimbal video, there's a mechanistic turn against the wind without deceleration. We have a craft without rotors, without heat signatures, without plumes, without tail fins, and certainly no tail number, moving in a way that is counterintuitive to our own aeronautics. It doesn't fly as it would in a science fiction movies. It flies with the belly, the bottom forward. तो इन सब की शुरुआत तब होती है जब 1997 में जेफरी रिचर्डसन नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर मेंबर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एक केस फाइल कर देते हैं, ये कहते हुए कि इस एरिया में क्या हो रहा है ये चीज़ यूएसए की पॉपुलेशन को पता होनी चाहिए। जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय यूएसए ने U2 स्पाई प्लेन प्रोग्राम चलाया था। इस प्रोग्राम का बेसिकली काम बस इतना सा था कि इस प्रोग्राम में यूएसए अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि सोवियत यूनियन इन सब पर नज़र रख सके। तो बस इसी प्लेन के प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए जेफरी रिचर्डसन ने केस कर दिया कि यूएसए की पॉपुलेशन को बताया जाए कि इस जगह पे आखिर हो क्या रहा है। तो इस केस के रेस्पॉन्स में CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसे पब्लिक भी किया और बताया भी कि इस बेस पे केवल और केवल मिलिट्री क्राफ्ट्स और इन सब की ट्रेनिंग होती है और कुछ भी नहीं होता इधर। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो CIA ने रिलीज नहीं किए और कुछ भी और पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया। तो इस तरीके से एरिया 51 चर्चाओं में आया। इसके बाद तो बस यूं मानो कि एरिया 51 की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बढ़ती चली गई। तो एरिया 51 में क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या ऐसी मिस्ट्री है, ये सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी हम ये बात करेंगे कि एरिया 51 इतना पॉपुलर कैसे हुआ, क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से एरिया 51 आज एक हॉट टॉपिक बन चुका है। जुलाई 1947 को मैक ब्रेजेल नाम का एक आदमी होता है यहाँ पे, जो रोजवेल मेक्सिको में रहता हुआ होता है। तो एक दिन अचानक से मैक ब्रेजेल को अपने प्रॉपर्टी में, अपने खेतों में कुछ डेब्रिस मिलता है जो कुछ अनयूजुअल मटेरियल से मिलकर बना हुआ था, जैसे लाइट वेट मेटल, फॉइल और इसके अलावा रबर लाइक मटेरियल भी होता है उस डेब्रिस में। इस इंसिडेंट को ब्रेजेल लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। सारी रिसर्चेस होती हैं, सब कुछ स्टडी करके जुलाई 8, 1947 को यूएस आर्मी एयरफोर्स एक प्रेस रिलीज करती है, ये कहते हुए कि हमने एक फ्लाइंग डिस्क को डिस्कवर किया है और ये फ्लाइंग डिस्क दुनिया का पहला डिस्कवर्ड यूएफओ है। लेकिन सेम डे ही यूएसए एयरफोर्स एक और स्टेटमेंट रिलीज करती है कि ये कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि ये तो कोई वेदर बलून है, हाई एल्टीट्यूड वेदर बलून है जो शायद क्रैश कर गया होगा। अब एक इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद अगर यूएस एयरफोर्स
अपने स्टेटमेंट से पलट जाए तो जाहिर है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बनेंगी ही। थ्योरीज बनाई जाने लगी कि यूएसए को एलियन स्पेसक्राफ्ट मिल चुका है, लेकिन यूएसए इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है और यूएसए उस स्पेसक्राफ्ट पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर शायद अपना खुद का एक स्पेसक्राफ्ट बनाना चाह रहा होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये इंसिडेंट हल्का पड़ने लगा, उसके बाद ठंडा पड़ने लगा, लेकिन फिर 1960s और 70s में फिर से एक और बार ये यूएफओ की साइटिंग्स बढ़ने लग गई। यूएसए के कोने कोने से यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट आई। एक बार फिर से यूएफओ और एलियंस अब यूएसए की न्यूज़ में चलने लग गया। कई सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें आसमान में बहुत सारे उड़ते हुए कुछ सॉसर्स नजर आए हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही 1980s के टाइम पे एक और केस बहुत फेमस होने लगा, जब एक आदमी जिसका नाम था बॉब लेजार, जिसने क्लेम किया कि उसने एरिया 51 के सेक्टर 4 में काम किया है। अब ये आदमी क्लेम करने लगता है कि इसने एरिया 51 में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट पर काम किया है, मेनली रिवर्स इंजीनियरिंग पर। बॉब लेजार कई सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 स्पेसक्राफ्ट देखे हैं एरिया 51 में, जिस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। इन्होंने और बताया कि कोई अननोन एलिमेंट है जिसका नाम इन्होंने रखा है एलिमेंट 115 अनपेंटियम, जो कि यूज हो रहा है इन क्राफ्ट्स के प्रपल्सन सिस्टम में फ्यूल की जगह पर। अब इसके बाद इन्होंने और भी बातें बताई, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कवर अप करने का ट्राई कर रही है, सबको कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रही है और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इन सब के अलावा और भी कई सारे इंसिडेंट थे जो एरिया 51 को यूएफओ की मिस्ट्री से कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। जैसे 1997 में फीनिक्स लाइट इवेंट बहुत पॉपुलर हो रहा था, जिसमें नेवाडा में और उसके आसपास के एरिया में रिपोर्ट्स करी कि रात के आसमान में कुछ वी शेप में कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहे थे, जो सबको कंफ्यूजन में डाल रहे थे। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि एरिया 51 में पॉसिबली हो क्या सकता है। 100% श्योर तो आज तक कोई भी नहीं बता पाया, लेकिन हम समझने का ट्राई करेंगे कि आखिर वहां पे हो क्या रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अमेरिका और रशिया, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएसए उस समय कई सारे प्लेन्स, मेनली स्पाई प्लेन्स बना रही थी, जिसका मेन मोटिव ये था कि सोवियत यूनियन की एक्टिविटीज पर नजर रख सके, सोवियत यूनियन की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। कई सारे स्पाई प्लेन्स थे, जैसे Y2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड, RF-4 फैंटम 2, EP-3 एराइज, इस तरीके के। तो अब जब इन प्लेन्स को और जब इन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था, तो इन्हें सीक्रेटली डेवलप करने के लिए यूएसए ने एरिया 51 को एक बेस्ट लोकेशन समझा, क्योंकि यहाँ पहुंचना किसी भी आम आदमी के लिए लगभग नामुमकिन है। रेगिस्तान के बीचों बीच में लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसके आसपास आपको हर जगह ऐसे साइंस मिलेंगे। सब जगह बस वार्निंग ही वार्निंग लिखी है और क्लियरली लिखा है कि ट्रांसपेयरिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस एरिया में। एक बार हम इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, यानी जो भी कुछ इंसिडेंट हुए यूएफओ को लेके, एलियंस को लेके, इन सब को एक बार एरिया 51 और कोल्ड वॉर से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं कि क्या कोई लिंक बन पा रहा है। तो सबसे पहले रोजवेल इंसिडेंट को देखते हैं। ये इंसिडेंट होता है जुलाई 1947 को। अब मैंने आपको वीडियो में पहले U2 स्पाई प्लेन के बारे में बताया था, याद होगा। अराउंड इसी टाइम के आसपास 1950s के अराउंड U2 स्पाई प्लेन डेवलप किया जाने लगा और बहुत जल्द ये प्लेन बन के तैयार भी हो गया था। अब एक प्लेन जो लगभग 70,000 फीट पे एट द स्पीड ऑफ 877 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ाया जा सकता हो, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था यूएस के लिए। एक ऐसी जगह चुनना जहां यूएस इन सब की टेस्टिंग कर सके और इसके साथ किसी को भी पता ना पड़े कि इस एरिया में इतने हाईली एडवांस्ड क्राफ्ट्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो असल में उस समय इस प्लेन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए ये रोजवेल नाम का इंसिडेंट मेडअप किया जाने लग गया, ताकि हर किसी को ये लगने लगे कि इस एरिया में एलियंस और उनके स्पेस क्राफ्ट है, ना कि कोई मिलिट्री का प्लेन। इसलिए पहले यूएस एयरफोर्स ने यूएफओ को कंफर्मेशन दिया और जब ये न्यूज़ सही तरीके से वायरल जाने लगी तो तुरंत अपने स्टेटमेंट से पलट गई कि ये तो कोई वेदर बैलून था और कुछ भी नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो हमें तब समझ में आएगा जब हम सभी इंसिडेंट को एक बार कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था
कि 1960s और 70s में फिर से ये यूएफओ की साइटिंग बढ़ने लग गई और सॉसर्स डिटेक्ट किए जाने लग गए जो बहुत स्पीड से आसमान में उड़ रहे थे। तो SR-71 ब्लैकबर्ड एक और प्लेन यूएस आर्मी का दिसंबर 22, 1964 को टेस्ट किया गया और अराउंड 60s और 70s में इसके टेस्ट होने लग गए आसमान में। उस समय का ये प्लेन बहुत ज़्यादा एडवांस था, मतलब इस प्लेन की स्पीड 3500 किलोमीटर पर आवर की थी। उस समय इतनी स्पीड को इमेजिन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी उस टाइम जो इतनी स्पीड पे आसमान में लगभग 85,000 फीट के एल्टीट्यूड पे उड़ सके। तो जब 60s और 70s में इसकी टेस्टिंग होने लगी थी तो पॉसिबली SR-71 ब्लैकबर्ड को इतनी हाई स्पीड में आसमान में उड़ते देख लोगों ने इसे शायद यूएफओ से मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा, जिसका फायदा यूएस आर्मी को ही मिल रहा था। यानी इन रूमर्स की हेल्प से यूएसए आर्मी ने अपना काम कॉन्फिडेंशियली कर पा रही थी। उसके बाद अगर बात करें बॉब लेजार की, जिसने क्लेम किया है कि उसने एरिया 51 पे काम किया है, तो ये आदमी अपने आप में खुद एक स्कैम से भरा हुआ आदमी है। इस आदमी के एजुकेशनल बैकग्राउंड पे काफ़ी क्लेम्स उठाए गए हैं। इसने MIT और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री हासिल की है, जिसपे ऑलरेडी बहुत क्लेम्स है कि ये सच में इसने डिग्री करी भी है या नहीं। आज तक बॉब लेजार ने अपनी किसी भी बात का कोई भी एविडेंस नहीं दे पाए हैं। यानी जो भी कुछ ये कहते हैं एरिया 51 के बारे में कि उसमें काम किया है, रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम किया है, उस पर कुछ भी एविडेंस ये दे ही नहीं पाए हैं। इसी लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इनकी थ्योरीज को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम इन सभी इंसिडेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि इस एरिया में एक्चुअल में मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है, ना कि कोई यूएफओ लैंडिंग हो रही है और रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है। जहाँ पे लैक ऑफ एविडेंस होता है वहाँ ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनती ही है। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री भी ऐसी है, कोई एविडेंस ना होना, कुछ लिंक ना मिलना, जिसकी वजह से कंस्पिरेसी बनने लगी वहाँ कोई एलियन या मॉन्स्टर है। बिल्कुल वैसे ही एरिया 51 पे भी कंस्पिरेसी बनती है। तो ये वीडियो थी दोस्तों एरिया 51 के ऊपर। आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।